और जानने वाले ये कह रहे हैं कि मोदी जी अगर इसको पास करवा दें तो शायद 2027 के आखिर में या 2028 की शुरुआत में आपको मिड टर्म पोल में जाते भी नजर आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो वन इलेक्शन वन नेशन के जरिए अगर मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर ही रहना चाहते हैं तो एक लंबा टेन्योर सिक्योर कर लेंगे और जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, और दूसरा एक नेहरू जी से आगे बढ़ जाएंगे कि लगातार इलेक्टेड में चौथी बार लगातार इलेक्टेड प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और आपको मालूम है रिकॉर्ड अपने नाम करने से तो मोदी जी को कितना प्यार है। ये सारी कहानी है। इस सारी कहानी के पीछे जो सूत्रधार है, ये तो पात्र हैं जो खेल रहे हैं, कहानी के पीछे का सूत्रधार दिल्ली में बैठा है और दिल्ली में बैठ के वो इस कहानी के पात्र चुन रहा है और इस कहानी के हर अध्याय को लिख रहा है। उस कहानीकार का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, मैंने उसके बाद भी बताया था और कल सुबह के वीडियो में भी बताया था कि एक बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है। डीके शिव कुमार को भी जिम्मेदारी दी है, रेवंत रेड्डी को जिम्मेदारी दी गई है, वीडी सतीशन को जिम्मेदारी दी गई है। विजय सहयोगी हैं लेकिन आप उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सबकी जिम्मेदारियां फिक्स की गई हैं। ये जो प्रियंक खड़गे आरएसएस के खिलाफ एक जंग खोल के बैठे हैं, यूं ही नहीं है, ये भी दिल्ली के कहने पर ही इसका आगाज किया गया है। वो प्रियंक खड़गे की जंग है, आज तक उसका जवाब नहीं दे पा रही आरएसएस, बैकफुट पे है। उसके एवज में बल्कि कांग्रेस को बैठे बैठे या विपक्ष को वो मुद्दे मिल रहे हैं जो सबसे इम्पॉसिबल लगता था कि इस सरकार में ये मुद्दे कभी मिलेंगे, और वो है भ्रष्टाचार के मुद्दे। क्योंकि अंदर की खबरें लीक ही नहीं होती थी, कोई जानकारी लीक ही नहीं होती थी। जब कुछ लीक नहीं होता था, मीडिया बिका हुआ था, तो भ्रष्टाचार की खबरें आएंगी कैसे बाहर। लेकिन एक साथ दो एक राम मंदिर के चंदे की खबर और दूसरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जमीन घोटाले की खबरें। क्लीन इमेज, अपने आप को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले की इमेज पर सबसे बड़ा डेंट लगा कि भ्रष्टाचार में सरकारें डूबी हुई है। राम के नाम पर जो सरकार में आए उसी राम के नाम का चंदा तक खा गए, और उसमें सबसे ज़्यादा फजीयत हो रही है संघ की। और संघ से जवाब मांग रहा है प्रियंक खड़गे कि रजिस्टर हो नहीं तो हिसाब किताब दो। उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और प्रियंक खड़गे भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बनिस्पत बीजेपी अब वो 2014 से लेकर 2019 के बीच जो तरीके तब से लेकर शुरू किए वही तरीके अभी भी अपनाने की कोशिश कर रही है। वो है हेडलाइंस बदलने की, कि इनसे ध्यान लोगों का हटा दो, कुछ और डाल दो। इसलिए ये तोड़ फोड़ ये सब बड़ी तादाद पे खुलेआम किया जा रहा है, ताकि छुप के करेंगे तो उतनी बड़ी हेडलाइंस नहीं बनेगी। खुल के करो, हेडलाइन बनने दो कम से कम। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इससे तो छुटकारा मिलेगा। ये जो एप्स्टीन फाइल का चक्कर है, ये जो ट्रंप का चक्कर है, ये जो अमेरिका के एक अधिकारी कह गई कि 1993 में ही मोदी जी तो हमारे पैसों पर जो है वो घूम के आए थे, वहाँ पर अमेरिका में सारे डेलीगेशन का हिस्सा थे, उस सब चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि वो सारी हेडलाइंस जो है ना छोटी पड़ रही है। बड़ी कोशिश की कि मोहन यादव वाली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वाली खबर ना चले, बड़ी कोशिश की कि राम मंदिर की खबर को किसी तरह से दबा दिया जाए, लेकिन गोदी मीडिया चाहकर भी दबा नहीं पा रहा। राम मंदिर में के चंदा चोरी को लेकर जो लीपापोती हो रही है उसको वो भी उठा रहा है, और मोहन यादव को लेकर भी इंडियन एक्सप्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो अपनी बात पर कायम है। लीपापोती कैसे की जाए, इसलिए लीपापोती के बीच में एक आया इवेंट, इमरजेंसी का सालगिरह, जिसे क्या दिवस पता नहीं सरकार ने घोषित किया है। प्रधानमंत्री से लेकर एक मंडल अध्यक्ष तक सब सोशल मीडिया पर भाषण दे रहे थे और बाकायदा इमरजेंसी पर एनसीईआरटी में एक चैप्टर तक लिखने की बात कर दी। लेकिन जब वो चैप्टर वाली खबर या एनसीईआरटी में और ऐड करने की खबर जब मैंने सुनी पढ़ी, तो मेरे दिमाग में भी एग्जैक्टली वही आया था जो शब्द पवन खेड़ा ने इस्तेमाल किए हैं। पवन खेड़ा ने जो बात कही है, मुझे लगता है वो बात सुनकर बहुत से बीजेपी के नेताओं के कान भी खड़े हो गए होंगे।
हमारी सरकार आने दीजिए। 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें। सड़क पर निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या आपको तो सब दिख रहा है आपको, कैसे मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, कैसे संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, कैसे चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखा जा रहा है, और कैसे ईडी और सीबीआई को पांव के नीचे रौंद दिया जा रहा है, कैसे हर जगह हस्तक्षेप करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सब भी आएगा, इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब ये अंदाजे बयां पवन खेड़ा का है, इसीलिए पवन खेड़ा जो है राहुल गांधी को की टीम का हिस्सा है और राज्यसभा भी पहुंच गए, क्योंकि दबंग हैं वो, जो बोलते हैं वो उसमें कोई फिल्टर नहीं है, विदाउट फिल्टर सब बोलते हैं। लेकिन जिसकी दादी को लेकर, जिसके परिवार को लेकर इस सारे मामले को घसीटा जा रहा है, उस परिवार के सदस्यता की सौम्यता देखिए। इस मुद्दे पर भी क्या भाषा की शैली और कितने सॉफ्ट अंदाज में इस पे जवाब दे रही हैं प्रियंका गांधी। This business of changing the syllabus according to the political ideology or according to political decisions, I am not really in favor of that. I think the syllabus should be balanced despite whatever the ideological leanings of the government and all that, especially when it comes to. दोस्तों, मैं आपको एक तस्वीर या एक वीडियो विजुअलाइज कराता हूं, जरा सोचिए। ये सच्ची घटना है, पिछले हफ्ते की बात है। ये पिछले हफ्ते दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का कॉरिडोर है, जरा इमेजिन कीजिए। वहां पर उस कॉरिडोर में 4 चेहरे यानी 4 मुख्यमंत्री एक साथ यूं चले आ रहे हैं जैसे किसी फिल्मों में, मल्टी हीरो वाली फिल्म में हीरोज की एंट्री हो रही हो। मौका था नीति आयोग की बैठक का, और वो जो 4 मुख्यमंत्री एक साथ कदम ताल करते हुए चेहरे पे मुस्कान लिए और हाथों में कागज लिए एक साथ चले आ रहे थे, वो थे वीडी सतीशन केरल के मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और इनमें सच में अभिनेता से नेता बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति। ये चारों जब उस कॉरिडोर में चलते आ रहे थे तो इनकी हंसी की गूंज आसपास के दफ्तरों में या आसपास से गुजर रहे लोगों के कान में भी पड़ी। कहा जाता है कि जब ये चारों चल के आ रहे थे तो वो दृश्य बड़ा फिल्मी लग रहा था। मौका मैंने आपको बताया नीति आयोग की बैठक का था। फिर नीति आयोग की बैठक में इन चारों ने वो किया जो शायद नीति आयोग के लोगों ने भी नहीं सोचा था। मसलन आमतौर पर नीति आयोग की बैठक में जब जाते हैं तो हर मुख्यमंत्री अपनी अपनी शिकायतें और अपनी अपनी डिमांड्स लेकर जाता है, अलग अलग तरह के अपने अपने राज्य के हिसाब से। लेकिन ये 4 जब नीति आयोग की बैठक में गए तो चारों ने एक ही बात पर, एक जैसी बातों पर जोर दिया। चारों ने अपनी अपनी बारी आने पर सिर्फ ये कहा कि जो डिलिमिटेशन में जिस तरह से फॉर्मूला लगाया जा रहा है और जिस तरह से दक्षिण के राज्यों को शाबाशी देने की बजाय, इनाम देने की बजाय कि आबादी पे, जनसंख्या पर कंट्रोल किया, उसका इनाम देने की बजाय आप उसे सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कतई नहीं होना चाहिए और ना इन्हें कतई कबूल होगा। चारों ने एक स्वर में दक्षिण के, अपने राज्य के नहीं, पूरे दक्षिण के हित की बात की। और जब चारों ने ये बात की तो वहाँ वो बात सुनने वाले और जिनके कानों तक वो सारी बातें पहुँची, वो परेशान हो उठे, क्योंकि आखिरकार ये चारों सिर्फ 4 मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये चारों मिलकर बनाते हैं देश की लोकसभा की 104 सीटें, मौजूदा स्ट्रेंथ में 104 सीटें, जो कि तकरीबन आप अगर देखो तो वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, उसका 26% इन 4 स्टेटों से आता है। ये 4 राज्य 36% देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से तो इनका लगभग 30% योगदान है। जब ये बात वहाँ से बाहर निकली, नीति आयोग की बैठक से बाहर निकली, जो दिल्ली के सत्ता के कॉरिडोर है, उस दिन से सत्ता के कॉरिडोर में बहुत बेचैनी बढ़ गई है कि आखिरकार ये पूरा दक्षिण भारत एक साथ एक सुर में अपने हित पे कैसे आ गया है। और यही बात जाहिर सी बात है फिर पहुंची किसके कानों तक? चंद्रबाबू नायडू तक।
और चंद्रबाबू नायडू के कानों में जब ये बात पहुंची तो चंद्रबाबू नायडू को भी समझने में एक सेकंड नहीं लगा कि उनके लिए भी ये जो चारों बात कर रहे हैं यही मुफीद बैठती है और उनकी राजनीति का जो बेस है वो भी यही है। इसलिए आपको चंद्रबाबू नायडू, DK शिव कुमार और रेवंत रेड्डी की तारीफ करते हुए नजर आए। Shiv Kumar is very effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revanth Reddy Garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. अब आप समझे कि चंद्रबाबू नायडू क्यों DK की और रेवंत रेड्डी की तारीफ कर रहे हैं। अगर वहाँ विजय भी होते उनकी भी तारीफ करते हैं। क्यों मैंने परसों के वीडियो में आपसे कहा था, कल के वीडियो में, कि ये जो खबरें उड़ती हैं बार बार कि चंद्रबाबू नायडू NDA से दूर होते जा रहे हैं या होते हुए नज़र आ रहे हैं या सोच रहे हैं और दक्षिण के हित में अपना हित देखते नज़र आ रहे हैं, और फिर बार बार ऐसी खबरों को डिनाई किया जाता है। उसकी वजह यही है और ये उसका सबूत भी है। अब अगर सोचिए, इसमें 104 सीटें जो 4 राज्यों की है, उसमें अगर आंध्रा की 125 सीट पे 25 सीटें मिल जाती है तो आंकड़ा हो जाता है 543 में से 129 सीट। 129 सीट की आवाज़ को दबाना इतना आसान नहीं है। डीलिमिटेशन में आप जो खेल करना चाह रहे हैं दक्षिण के साथ, दक्षिण की पावर कम करना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। शायद मोदी सरकार को भनक लग गई है कि चंद्रबाबू नायडू का मन कुछ पलट रहा है, इसलिए वो जो तोड़ फोड़ वाली राजनीति है उस पर ज़्यादा जल्दबाजी में काम हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी का ये सारा मामला है। मुझे ऐसा लगता है उससे पहले चंद्रबाबू नायडू झटका दें उसकी तैयारी भी की जा रही है। साथ ही साथ में 2/3 मेजॉरिटी तो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे उससे बचाव है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू और ये चारों मुख्यमंत्री जो कि इंडिया के हैं या कांग्रेस के कह लीजिए आप, या कांग्रेस के सहयोगी हैं, और चंद्रबाबू नायडू भी साथ खड़े हो जाते हैं तो पूरा दक्षिण जो मौजूदा सिस्टम है उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ऐसे में क्या जो मंसूबे पाली बैठी है सरकार कि हम ये कर देंगे 2/3 मेजॉरिटी के बाद ये बदलाव करेंगे, डीलिमिटेशन कर देंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर देंगे, पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन सरकार पास करवा देती है और 2029 में इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करती है या उससे पहले लागू करती है, तो ऐसी हालत में जितनी सरकारें हैं, खास करके विपक्ष की सरकारें, उन्हें इस 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पर डिसमिस कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। समस्या क्या है कि कल इमरजेंसी गुजरी, ढंग से जिक्र भी नहीं हुआ था, आज फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे फिर से उभर आए, छात्रों के मुद्दे फिर से उभर आए। कांग्रेस ने भी अब ठान लिया है, कांग्रेस समझ गई है एक्चुअल में कि बीजेपी हर बार ये कोशिश करती है कि कांग्रेस जो मुद्दा उठाए उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी हवा बनाओ कि कांग्रेस एक कदम फिर पीछे चली जाए। अब की बार कांग्रेस ने पीछे हटने का जो फार्मूला है वो छोड़ दिया है। ये जो छात्रों को पेपर लीक के मामले को उठाया है, आपको अब कहें, बहुत से लोग कहेंगे कि इस सब के बीच में राहुल गांधी वो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक का मुद्दा भूल गए हैं। भूले नहीं, वो कहीं बैकग्राउंड पीछे चला गया है। छात्रों का मुद्दा सबसे आगे चला गया है, क्योंकि इस देश की 65% आबादी, हमें नहीं भूलना चाहिए, 35 साल से कम उम्र वालों की है। वो डिसाइड करेंगे कि देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। वो डिसाइड करेंगे कि मोदी जी जितना मर्जी मेजॉरिटी ले लें, जितने मर्जी नंबर ले लें, अगर वो जो मर्जी बदलाव कर लें, लेकिन अगर इस 65% आबादी ने ठान लिया तो मोदी जी में ताकत नहीं है कि वो इस देश के संविधान को बदल सकें, इस देश के मूल रूप को बदल सकें। और अगर ये 65% की आबादी तय कर ले कि हम खामोश रहेंगे, तो विपक्ष जितना मर्जी हल्ला मचा ले, मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता।
इसलिए बेहद ज़रूरी है ये युवाओं के मुद्दे, और राहुल गांधी की और रेजिस्टेंस की बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर बड़े, कहा जाता है कि बड़े सीरियस हैं और बड़े उसके लेवल पर इस मुद्दे को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब छात्रों का रिस्पांस भी कांग्रेस के साथ आ रहा है, छात्र भी कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की बात समझ रहे हैं, कांग्रेस को अपना खैरख्वाह समझ रहे हैं। तो ये है सारी कहानी जो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के कॉरिडोर से निकलकर हैदराबाद तक पहुंचती है या दिल्ली के लुटियंस जोन तक पहुंची। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।